अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ एडवोकेट अब्दुर्रहमान और आज जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के हवाले से हम अपने अगले लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, क्वेश्चन जो है हमारा वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज या इनएक्टेड लॉ। क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किसी भी इनएक्टेड लॉ या स्टैट्यूज को इंटरप्रेट करने के हवाले से कौन से प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखा जाता है, या डिफरेंट काइंड्स बताएं कि जब किसी स्टैचू को या इनएक्टेड लॉ को इंटरप्रेट करने के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं, स्टैचूट का लफ्जी मायने तो होता है कानून, और इनएक्टेड लॉ यानी नाफिज किया हुआ कानून, यानी किसी भी माशरे के अंदर जो कानून साज असम्बली के अंदर से लॉ पास होके जो उसके सब्जेक्ट्स लोगों के ऊपर कानून लागू होता है, उसकी एक मखसूस जुबान होती है और उसकी वजाहत और उसको इंटरप्रेट करना किसी भी लॉयर के लिए या किसी भी जज के लिए फैसला सुनाते हुए इक्वली जरूरी होता है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ से अगर हम इसका पहला इंट्रोडक्शन देखें, इंटरप्रिटेशन एज अप्लाइड टू रिटन लॉ is an art of process of discovering and expounding the intended signification of the language used. The court has to interpret the enacted law to get the intent of the legislature. जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी लिखा हुआ कानून उसकी वजाहत तलब करना और उसकी जो जबान जो यूज की गई है उसके अंदर उसको देखना कि कोर्ट का एक बहुत अहम फरीजा होता है, ताकि जिस मकसद के लिए वो लेजिस्लेशन हुई है वो मकसद पूरा हो। एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे इसकी। जैसा ये पाकिस्तान पीनल लॉ है अभी आपके सामने। पाकिस्तान पीनल लॉ के अंदर ये एक इनएक्टेड लॉ है जिसके अंदर जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो सज़ा होती है, ये जितनी भी कैपिटल पनिशमेंट्स के अलावा जितनी भी पनिशमेंट है वो सारी पनिशमेंट्स इसके अंदर आती हैं। यानी इसके अंदर मॉनेटरी पनिशमेंट्स के भी हो सकती है, इसके अंदर बंदे को जेल भी हो सकती है, ये इसके अंदर जो है कवर करती है। अगर हम इस लॉ को देखें तो लॉ के अंदर एक इसका रिदम दिया हुआ है, एक तरीका कार दिया हुआ है। जिसका सबसे पहले लॉ का जो है एक इंट्रोडक्शन आपको मिलता है, फिर इसके अंदर आपको जो डिफरेंट इसके अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं उसका जो है आपको एक डेफिनेशन मिलती है, ताकि कहीं पे अगर आपको लॉ के अंदर जो है वजाहत तलब करनी हो तो आप उसकी डेफिनेशंस के अंदर जाके उसकी वजाहत तलब करते हैं। फिर आगे इसी तरह इसके अंदर इसकी सजाएं और बाकी सारा कुछ जो है दिया हुआ होता है। जिस तरह इसके अंदर ऑफेंस की आप देखें डेफिनेशन दी हुई है, स्पेशल लॉ की दी हुई है, लोकल लॉ की दी हुई है, इलीगल का क्या मायने होगा वो बताया हुआ है, ये सारी बताया हुआ है। सब पनिशमेंट के बारे में बताया हुआ है कि पनिशमेंट किस किस किस्म की हो सकती हैं, सेंटेंस डेथ सेंटेंस कब किस तरीके से शुरू होगी, और ये इस तरह से सारा इसका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब जब कोई इससे रिलेटेड एफआईआर दर्ज होती है किसी दफा के अंदर, तो उसको पढ़ना, उसको समझना और उसके अंदर उसकी सजा को अनाउंस करना, ये एक जज के लिए बहुत जरूरी होता है। ये तो एग्जाम्पल है क्रिमिनल लॉ के हवाले से। सिमिलरली गोज विद दी आपका जो सिविल लॉज है उसके अंदर भी इसी तरीके से सेक्शंस दिए हुए होते हैं। हर सेक्शन की नीचे एक वजाहत लिखी हुई होती है, उस वजाहत के मुताबिक उसको सही मायने में इंटरप्रेट करना और उसके मुताबिक फैसला सुनाना, ये जज के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक लॉयर के बीइंग अ लॉयर आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप जिस भी क्लॉज को पढ़ें या जिस चीज़ को क्लॉज के अंदर आप उसको डिफेंड करने के लिए जा रहे हैं उसकी वजाहत ठीक मायनों में आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप उसकी वजाहत या उसकी इंटरप्रिटेशन करेक्ट नहीं करेंगे तो कल को केस के अंदर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और केस आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। इस वजह से एक अच्छा लॉयर बनने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है लॉ को करेक्ट तरीके से इंटरप्रेट करें। सवाल की तरफ आते हैं, मीनिंग क्या होता है इंटरप्रिटेशन का।
the process of determining what something, especially the law or the legal document means. इसका मतलब ये है कि इस चीज को डिटरमिन करना कि लॉ का या जो भी लीगल डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाता है उसका असल मकसद क्या है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस by which the court seeks to ascertain the meaning of the legislature। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, जरा इसको गौर से सुनिएगा कि कोर्ट्स ascertain करने की कोशिश करते हैं कि लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या है। किस तरह? थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटेटिव फॉर्म इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड, कि जिस अथॉरिटेटिव फॉर्म के अंदर वो लिखा गया है उसके अंदर उसका इंटेंट मालूम करने की, उसकी अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंटेंट मालूम करने की कोशिश की जाती है। इंटरप्रिटेशन की टाइप्स की तरफ आए तो एक होती है फंक्शनल इंटरप्रिटेशन और एक होती है लिटरल इंटरप्रिटेशन। फंक्शनल इंटरप्रिटेशन देखते हैं जी, इट इज ड्यूटी ऑफ जुडिकेटर, यानी कि जो फैसला कर रहा है या सुना रहा है, टू डिस्कवर and act upon the true interpretation of the legislature. The essence of law lies in its spirit, not in letter. इसी तरह लिटल इंटरप्रिटेशन देखते हैं जी। लिटल इंटरप्रिटेशन इज व्हाट which regards exclusively the verbal expression of the law, the literal legis, यानी कि literal construction of the law seeks true interpretation of law। इसी तरह हम आगे इसके प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं कि रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या हैं। सबसे पहला जो हमारे पास इसमें रूल आता है, इसको गोल्डन रूल कहा जाता है या गोल्डन प्रिंसिपल कहा जाता है या गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन जिसको कहा जाता है। ये है, होता क्या है? इसका मकसद ये होता है टू ascertain द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। द कार्डिनल प्रिंसिपल सबसे अहम, सबसे जरूरी प्रिंसिपल अप्लाइड बाय द जजेस is that meaning if of the legislature is to be sought in the actual words used by him, which are to be understood in the ordinary natural sense। ये है गोल्डन प्रिंसिपल, गोल्डन रूल ऑफ द इंटरप्रिटेशन, जो कि जजेस अप्लाई करते हैं किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करते हुए कोई भी अपना फैसला सुनाने के लिए। इसी तरह आ जाता है मिसचीफ रूल। ये कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच है किसी भी इंटरप्रिटेशन करते हुए। फर्स्ट टाइम हाइडन के केस था काफी मशहूर, इसको आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इसको आपको फर्दर भी इसकी हाइडन केस के हवाले से वजाहत मिलेगी कि जब ट्रू इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि जो एक ट्रू इंटेंशन थी उसकी वर्डिंग से नहीं पता चल पा रही, तो तब मिसचीफ रूल अप्लाई किया जाता है। तो तब इसको किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है? बाय द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट इन क्वेश्चन द कोर्ट में कंसिडर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखती है कोर्ट। underlying the statute law, that is circumstances under the which bill was introduced and it became finally the law। यानी कि कोर्ट फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखती है कि ये स्टैचू या ये जो लॉ, ये जो कानून ये बना, ये क्यों बना, किस मकसद के लिए बना, उस वक्त क्या हालात थे और किन हालात और किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस कानून को बनाया गया। तब वो इसके मुताबिक जो है उसका अपना फैसला सुनाती है और वो उस स्पेसिफिक सेक्शन या कंप्लीट लॉ को इंटरप्रेट करती है। अगला रूल आता है जी, रूल ऑफ एडजुस्टम जेनेरिस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the words of statute law should be understood in their context, and this rule requires when general words are used in summary manner। यानी कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक हम इस चीज को देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है, ये किस जनरल लैंग्वेज के अंदर जो है
ये आपका लॉ लिखा क्या है, और उसके अंदर जो जनरल वर्ड्स हैं उनके समरी मैनर के अंदर हम जाके उसको देखते हैं। जैसा अगर आप ये पीपीसी का देखें तो इसके अंदर शुरू में आपको कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी। कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि वो उस चीज़ की वजाहत करती हैं कि ये वर्ड जब बाद में कहीं पे भी यूज़ होगा तो उसका मकसद क्या है। जैसा ये बता रहा है एक डेफिनेशन की सेंस में, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। यानी कि अगर इस लॉ के अंडर कहीं पे भी अगर ही का वर्ड यूज किया गया है तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो मर्द के लिए यूज किया गया होगा, मतलब वो किसी भी शख्स के लिए यूज किया जा सकता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है या उसकी कोई जेंस नहीं, वो किसी भी उसके लिए यूज किया जा सकता है। मैन वुमन का वर्ड जो है वो अगर यूज होगा तो वो किस लिए यूज हो रहा है पीपीसी में, द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, द वर्ड वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। देखिए ये वजाहत अगर आप लॉ देखेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ हो सकता है मैन या वुमेन लिखा हुआ है, लेकिन उसकी एज का एक कोई भी सजा सुनाते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस वजह से वो उसकी वजाहत कर देता है कि मैन वो यूज हो या वुमेन यूज हो तो इसका मतलब ये है कि मेल ह्यूमन बीइंग है किसी भी उम्र का हो, फीमेल ह्यूमन बीइंग है किसी भी उम्र का हो, तो इस चीज की वो इसके साथ वजाहत कर रहा है। एक्सप्रेसियो यूनी नुस एक्सक्लूसियो अल्ट्रियस, ये एक मैक्सिम है, लैटिन मैक्सिम। इसका मतलब ये है, द मैक्सिम मीन्स दैट वन थिंग इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड, इट implies दैट अदर सिमिलर थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एसोसिएशन। यानी कि एक चीज अगर उसको बहुत वाज़ेह तौर पे लिख दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि उसके साथ साथ उससे मिलती जुलती जितनी भी चीजें हैं वो भी उसी मायने के अंदर शामिल होंगी। हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन क्या चीज होती है जी? When the language of statute affords no clue to the intention of the legislature, यानी कि जब हमें उसकी जुबान से उसकी इंटेंशन क्लियर ना हो रही हो, उसकी वजाहत के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हो, जो चीज अनक्लियर हो रही हो, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन आती है, where courts determines the historical interpretation perspective, जिसमें कोर्ट जो है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हैं। सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ आते हैं जी। सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज वन in which judges are given a lot of freedom in interpretation of a law, in which judges interpret according to history of social movements and inquire into social needs, purposes and objects which are agitating the society। ये बेसिकली एक बड़ी आज़ादी मिल जाती है जज को किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करते हुए अपने किसी भी जो केस उसके पास अंडर पेंडिंग हो उसके हवाले से, कि जज जो है लॉ को इंटरप्रेट करता है लोगों की ज़रूरत के मुताबिक, उनके मकासद के लिए जो एक सोसाइटी के अंदर बड़े ज़रूरी हैं, जो उनकी सोशल नीड्स हैं और जो कि सोसाइटी में एक वजह तकलीफ बने हुए हों उनके अंदर। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? इट कम्स इनटू प्ले व्हेन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन फेल्स टू मीट द केस। इट इन्वॉल्व्स going behind the language used in the statute for ascertaining the meaning। वो कहते हैं कि जो बात करता है कि ग्रामेटिकल तरीके से अगर लॉ क्लियर नहीं हो पा रहा तो तब उसके बियॉन्ड देखा जाता है ताकि उसका असल मीनिंग उसको जो है मालूम किया जा सके, उसकी लॉजिक में जाया जाता है, उसकी लॉजिक्स देखी जाती हैं। स्ट्रिक्ट एंड इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, एक रूल है कि जी व्हेन द लिटरल लैंग्वेज सफर फ्रॉम एम्बिग्यूटी, यानी कि जो लेजिस्लेचर की जो लैंग्वेज है अगर उसके अंदर कुछ एम्बिग्यूटी हो, कोई मसला हो, वाज़ेह ना हो, and one of the meaning appears to be more obvious and consistent with the popular case of language, और उसका यानी कि एक
कोई लाइन लिखी हुई है लॉ के अंदर किसी सेक्शन के अंदर जो कि एक एम्बिग्युइटी क्रिएट कर रही है और डबल मीनिंग वो अगर दे रही है तो दो मतलब उससे निकल रहे हैं, लेकिन एक मतलब बहुत वाज़िया और उस कानून की जुबान के साथ ज्यादा पॉपुलर है, और अगर इसको अडॉप्ट किया जाए तो इसको हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कहते हैं, और जहां पे इसको ना किया जाए इसको हम इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन कहेंगे। फर्क ऐसे हमें दोनों का पता चल गया। इसी तरह आ जाती है जी रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव इंटरप्रिटेशन। रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन इज अप्लाइड टू फिजिकल एंड पीनल स्टैट्यूज, यानी कि रिस्ट्रिक्टिव यानी कि काफी सख्त किस्म की और बिल्कुल टू द पॉइंट इंटरप्रिटेशन रखी जाती है, जितने फिजिकल या पीनल स्टैचूज, यानी जैसा हमारा पाकिस्तान पीनल कोड हो गया, ये एक पीनल स्टैचू है, और इसी तरह फिजिकल स्टैचू यानी जितने में भी जिसके अंदर पैसे इन्वॉल्व हों, जिस तरह फाइनेंस एक्ट 2016 हमारे पास लास्ट आया था, और जितने भी पैसों से रिलेटेड, जो टैक्स से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर कोई भी जो इंटरप्रिटेशन अप्लाई की जाती है इन स्टैचूज के ऊपर, वो बड़ी स्ट्रिक्टिव और एक्सटेंसिव होती है, यानी उसके स्कोप से ज़्यादा बाहर नहीं निकला जा सकता। जो वर्डिंग या जो नंबर्स उसके अंदर लिखे होते हैं वो बड़े टू द पॉइंट होते हैं, उसके अंदर आप ज़्यादा उसके अंदर जो है आसानियाँ या वो चीज़ नहीं, आप कह सकते हैं आप लोगों की सादी ज़ुबान के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि उसके अंदर बड़ा, अगर सज़ा लिखी हुई है 3 महीने की तो वो 3 महीने ही होगी, अगर फाइन लिखा हुआ है 400 रुपया तो वो 400 रुपया ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम की अगर लॉ के अंदर वजाहत लिखी हुई है कि अप टू है तो तब उतने वो उसके ऊपर जज की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, लेकिन ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। कंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोस्पेक्टिव, ये थोड़ी सी उसकी क्वालिटीज अब आगे बता रहा है कि जी कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए इंटरप्रिटेशन की, कि जो भी इंटरप्रिटेशन की आप कंस्ट्रक्शन करें ये प्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए। वर्ड्स शुड बी कंस्ट्रूड इन द पॉपुलर सेंस, यानी कि जो उनसे वर्ड्स उसकी लैंग्वेज के अंदर यूज किए गए हैं, अगर आपको उनके अंदर एम्बिग्यूटी लगती है, और एक वर्ड के जैसे आप जानते हैं 3 4 5 मीनिंग्स भी डिफरेंट निकल आते हैं, लेकिन जो उसका सबसे पॉपुलर मीनिंग होगा, जो उसकी सेक्शन की लैंग्वेज के साथ सबसे रेलेवेंट होगा, वो ही यूज किया जाएगा। एब्सर्डिटी शुड बी अवॉइडेड, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज एब्सर्ड है, क्लियर नहीं हो रही, तो इसको अपने आप दिमाग से निकाल के आप जो है लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। रूल ऑफ कैसेस ओमिसिस क्या चीज है? ओमिशन इन स्टैट्यूट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आप किसी लॉ के अंदर कोई चीज को कुछ इंटरप्रेट करते हुए अगर उसको ओमिट कर रहे हैं, लेकिन ओमिट ऐसे नहीं कर सकते आप, उसके साथ उसकी वाज़ेह दलील, उसकी कोई कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। स्टैचू का आप सिर्फ एक सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, उस मुकम्मल स्टैचू को मुकम्मल पढ़ना होगा आपको, ताकि आपको उसकी कंप्लीट इंटेंट वाज़ेह हो। इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर आपको देखनी होगी कि उसकी इंटेंशन क्या है, किस मकसद, किस फिके, किस लोग, किस सोसाइटी पे इसको लागू किया गया है। कंसिडर द पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट, कि पॉलिसी और ऑब्जेक्ट जो था उसका, उसको मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने टॉपिक को जी हम यहाँ पे अब कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करते हुए हम ये बात करेंगे कि इंटरप्रिटेशन एक एक्ट है किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ड का असल मायने ढूंढने का, किस मकसद में? जिसके अंदर उसके ऑथर यानी जो उसका लिखने वाला है वो उसको कन्वे करना चाहता है। हमारा टॉपिक यहाँ पे आज खत्म होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के साथ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो काइंडली कमेंट्स के अंदर हमसे ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।